हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आज दोस्तों हम संविधान के भाग 5 के अंतर्गत जो संघ है उससे संबंधित जो आर्टिकल हैं उन पे डिस्कस करेंगे और उनको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ मैं आपको याद कराऊंगा। आप मेरे साथ बने रहें, आप मेरे साथ जुड़े रहें। आइए दोस्तों अपने टारगेट की ओर चलते हैं। हमारा जो टारगेट है वो लक्ष्य हर हाल में जीतना है, हर हाल में नौकरी लेनी है, हर हाल में जॉब लेनी है। इस टारगेट के साथ हम जो शुरू करने वाले हैं दोस्तों, पॉलिटी शुरू करने वाले हैं। और इस पॉलिटी में देखें तो पार्ट 05 यानी कि भाग 5 को पढ़ेंगे, जो कि हमारा संबंधित है दोस्तों, संघ से संबंधित है। ये संघ क्या है, कहाँ से कहाँ तक इसमें आर्टिकल आते हैं, उन पे सभी पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अगर मैं अनुच्छेद की बात करूँ दोस्तों, तो ये अनुच्छेद आपको 52 से लेके यहाँ पे मिलेगा 151 तक। कहाँ से मिलेगा दोस्तों? 52 से लेके 151 तक इसमें जो हमें आर्टिकल मिलेंगे, ये कौन सा आर्टिकल किससे संबंधित है, पहले इसको 3-4 भागों में बांटेंगे और उसके बाद आइए दोस्तों इसका हम अध्ययन करते हैं। अगर हम देखें दोस्तों, यहाँ पे संघ की बात करें, संघ सरकार की बात करें, तो आपको ध्यान क्या रखना है, उन बातों पर आज डिस्कस कीजिए। यानी संघ सरकार, अगर हम संघ सरकार की बात करें, अगर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाए सरकार के अंग कितने हैं, तो सरकार है, इसके अंग कितने बताओगे, तो अंग कितने होंगे दोस्तों? 3 होंगे। किसकी बात कर रहे हैं हम? संघ सरकार की बात कर रहे हैं। और अगर जनरली क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि सरकार के अंग कितने होते हैं, तो आंसर क्या होगा? सरकार के अंग 3 होते हैं। और कौन कौन से हैं दोस्तों? तो इसको आप ध्यान रखना। कार्यपालिका, जिसे हम एग्जीक्यूटिव कहते हैं, कार्यपालिका बोले तो एग्जीक्यूटिव। दूसरा लेजिस्लेटिव, जिसकी बात हम करें विधायिका, क्या दोस्तों? विधायिका। और विधायिका के बाद अगर हम देखें तो थर्ड पॉइंट जो आता है वो न्यायपालिका का आता है। किसका आता है दोस्तों? न्यायपालिका। तो ये जो है, ये कितने अंग हो गए दोस्तों? 3 अंग हो गए। विधायिका क्या होती है, कार्यपालिका क्या होती है, व्यवस्थापिका क्या होती है, इनके अंतर को दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे। अभी मैंने बताया था संघ से संबंधित जो हमारा भाग है इसमें अनुच्छेद कितने बताए थे, तो आपको बताना है दोस्तों 52 से लेके 151 तक हैं। कितने हैं? 52 से लेके 151 तक इसमें आर्टिकल हैं। कौन सा आर्टिकल कहाँ पे फिट होगा, कहाँ जुड़ेगा, उसको दोस्तों हम देखते हैं। अगर हम कार्यपालिका की बात करें, एग्जीक्यूटिव की बात करें, तो इसमें आर्टिकल जो आते हैं दोस्तों, आर्टिकल आपको ध्यान रखना है कहाँ से कहाँ तक आते हैं। तो आपको यहाँ से बताना है कि आर्टिकल कार्यपालिका से जो संबंधित हैं वो अनुच्छेद आपको 52 से शुरू करने हैं और 52 से कहाँ तक जाएंगे दोस्तों? 78 तक। ये जो आर्टिकल हैं 90, यहाँ पे दोबारा साफ करके लिख रहा हूँ, उसको दोबारा देखिए आप। यहाँ जो 52 है, 52 से कहाँ तक जाएगा? 78 तक। विधायिका के जो आर्टिकल हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, तो आपको बताना है दोस्तों 52 से, यहाँ पे 52 से 78 हो गया। 79 से अगर पूछा जाए तो 123 तक आपको बताना है। न्यायपालिका में पूछे तो 124 से 147 तक बताना है। और यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखनी है, जो इसके अंग में शामिल नहीं होगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है, जो कैग है, सीएजी का पद है, ये किस आर्टिकल में आता है, तो अनुच्छेद यहाँ आपको बताना है दोस्तों, अनुच्छेद 148 से और 151 तक जो आर्टिकल हैं वो किससे संबंधित हैं, तो वो कैग से, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इससे संबंधित है। एक और पूछा जाता है दोस्तों, जो अटॉर्नी जनरल है, भारत का महान्यायवादी है, तो महान्यायवादी से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो यहाँ पे जो आपको बताना है वो आर्टिकल 76 बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट सीधे सीधे पूछे जा चुके हैं। ये बातें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है। आइए दोस्तों इन पर डिस्कस करते हैं ये क्या है। और आज हमें जो राष्ट्रपति पर चर्चा करनी है, वो राष्ट्रपति के बारे में कहाँ से टॉपिक निकल के आता है, वो या विधायिका के अंतर्गत आएगा, या न्यायपालिका के अंतर्गत आएगा, या कैग या महान्यायवादी, या फिर यहाँ पे किसके अंतर्गत आएगा, उसको दोस्तों हम अभी देखने वाले हैं। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया था कि सरकार के जो अंग हैं दोस्तों वो 3 हैं, कार्यपालिका है, विधायिका है और न्यायपालिका है। अब कार्यपालिका है, वो कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यह पता होना चाहिए। तो जो कार्यपालिका है दोस्तों, ये कार्यपालिका के आपको 2 प्रकार बताने हैं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, इसको देखिए आप। कार्यपालिका, अगर हम कार्यपालिका की बात करें
तो कार्यपालिका के दोस्तों कितने प्रकार हैं, तो आंसर क्या बता दोगे, कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। अब ये 2 प्रकार की जो कार्यपालिका है ये कौन कौन सी है, तो एक तो आपको बताना है दोस्तों अस्थायी कार्यपालिका। क्या बताना है, अस्थायी कार्यपालिका। और एक आपको बतानी है स्थायी कार्यपालिका। क्या बताना है, स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका क्या होती है, तो आपने सुना होगा, आपके साथ जो लोग हैं आपसे जुड़े हुए होंगे वो कहते होंगे दोस्तों, ये मेरी एक्स है, ये मेरा वाई है, ये मेरा जेड है। मतलब क्या है, लड़कियां अक्सर कहती हुई सुनी होंगी कि ये मेरा एक्स है, एक्स का मतलब जो पहले था, ये मेरा वाई है, वाई का मतलब जो वर्तमान में है, ये मेरा जेड होगा, इसका मतलब ये भविष्य में होगा। तो ये क्या है, अस्थाई है। जैसे आज आपकी गर्लफ्रेंड थी, कल नहीं है, परसों कोई और है, तो ये क्या है, अस्थाई है। अब यहाँ पे अस्थाई, इस पॉलिटी में हम किसको जोड़ेंगे दोस्तों, तो पॉलिटी में आपको यहाँ पे ये जोड़ना है वो राजनीतिक कार्यपालिका। हम जो राजनीतिक कार्यपालिका है ये अस्थाई कार्यपालिका को कहते हैं। क्या बता देना है, राजनैतिक कार्यपालिका। राजनैतिक कार्यपालिका, बात समझ में आई। यानी कि जो अस्थायी कार्यपालिका है इसको हम किस नाम से जानते हैं, राजनैतिक कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। और राजनैतिक कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, मंत्री हैं। ये सब किसके अंतर्गत आएंगे, चाहे राष्ट्रपति हैं चाहे राज्यपाल हैं, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों, राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे, अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आएंगे। और स्थायी कार्यपालिका में कौन आएगा, तो यहाँ आपको बताना है कि जो अधिकारी लोग हैं, ये ऑफिसर्स हैं, वो सब किस में आते हैं, स्थायी कार्यपालिका में आते हैं। जैसे आईएएस हो गया, पीसीएस हो गया, आईएएस, पीसीएस, आईएफएस, ये सब किस में आएंगे दोस्तों, ये स्थायी कार्यपालिका में आएंगे। यानी कि इसमें अभी मैं आपको दोबारा फिर से ही समझा रहा हूँ कि ये हैं क्या। एक बार आप फिर देखिए, मैंने कहा कार्यपालिका वो होगी जो कार्य का पालन कराएगी। विधायिका क्या होगी, जो विधि का निर्माण करे, वो क्या कहलाएगी, विधायिका कहलाएगी। या फिर दोस्तों एक शब्द आपने सुना होगा, व्यवस्थापिका। क्या सुना होगा, व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका का मतलब या विधायिका का मतलब क्या है, कानून का निर्माण करना। इस विधायिका ने जो कानून बनाया वो उस कानून को ये क्या करती है, कानून निर्माण का काम करती है। क्या करती है दोस्तों, कानून निर्माण का काम करती है। कानून निर्माण जो किया वो किसने किया, विधायिका ने। और ये जो कानून है इस कानून को लागू कौन करेगा, तो लागू करने का काम किसका है, एग्जीक्यूटिव का है, कार्यपालिका का है। इस विधायिका ने जो कानून बनाया, इस कानून को जो कार्यपालिका ने लागू किया, ये कानून सही है या गलत है या इसमें कुछ कमियां हैं, ये देखने का काम किसका है, न्यायपालिका का है। यानी कानून सही है या गलत है इसका निर्णय कौन करेगा, न्यायपालिका करेगी। जो कानून बना ये कानून सही है या फिर ये कानून गलत है, यानी कानून क्या है दोस्तों, गलत है, इसका निर्णय कौन करेगा, तो इसका निर्णय जो करेगा वो कौन करेगा दोस्तों, न्यायपालिका करेगा। ये बात मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गई होगी कि कार्यपालिका कानून का पालन करवाएगी और जो विधायिका है या व्यवस्थापिका है ये कानून का निर्माण करेगी। और जो न्यायपालिका है ये क्या करेगी, जो कानून बना है वो कानून सही है या गलत है इसका निर्णय लेने का काम कौन करेगा दोस्तों, न्यायपालिका करेगी। सीएजी से संबंधित भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करता है, यहाँ तक कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी कंट्रोल करता है, क्या कहलाता है, कैग। इस कैग पर मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा, अलग से आपको पूरी वीडियो में विस्तार से इस पर डिस्कस करना है, क्योंकि यहाँ से इन दोनों टॉपिकों से बहुत अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में, बहुत अच्छे लेवल के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। आगे देखें दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं हम कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका आपको समझ में आ गई होगी। मैं कार्यपालिका की यहाँ पे बात कर रहा था, तो मैंने कहा कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। जो अस्थायी कार्यपालिका होती है दोस्तों इसको हम राजनीतिक कार्यपालिका के नाम से जानते हैं, जिसमें मुख्यमंत्री, सीएम, पीएम, एमएलए, एमपी, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये संवैधानिक जो पदाधिकारी हैं जो एक निश्चित समय के लिए जो यहाँ पे निर्वाचित हो रहे हैं वो सब किस में आएंगे, अस्थायी कार्यपालिका में आएंगे। आज विधायक कोई और है, कल विधायक कोई और होगा, आज प्रधानमंत्री कोई और है, कल और होगा, आज सीएम कोई और है,
कल कोई और होगा। तो ये जो कानून का पालन करवाने वाले लोग हैं, जो जिनके मैंने नाम बताया अभी आपको, ये अस्थायी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। जैसे आज को तुम्हारा कोई है, कल कोई तुम्हारा था, परसों कोई तुम्हारा होगा, तो ये क्या है? अस्थायी है। स्थायी का मतलब दोस्तों जो जीवन के साथ है, जो जीवन के बाद है। अगर हम बात करें तो आपकी पत्नी, आपकी वाइफ क्या है? स्थायी है। आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो अस्थायी है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो जीवन के साथ हो, जीवन के बाद हो, या आपकी जो पत्नी है वो क्या है? स्थायी है। गर्लफ्रेंड है वो क्या है? अस्थायी है। इन बातों को आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे जो संवैधानिक पदाधिकारी किधर आएंगे दोस्तों? राजनीतिक या अस्थायी कार्यपालिका में आएंगे। और जो स्थायी कार्यपालिका में जो अधिकारी हो गए, आईएएस, पीसीएस, ये सब किस में आएंगे दोस्तों? किस में आएंगे? स्थायी कार्यपालिका में आएंगे। अब देखो कार्यपालिका जो है वो दोस्तों कितने प्रकार की होती है। तो कार्यपालिका अगर पूछी जाए कि राजनीतिक कार्यपालिका कितने प्रकार की है, तो आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा। इसकी हम डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों हेडिंग डालूं मैं राजनीतिक कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका, अगर हम राजनीतिक कार्यपालिका की बात करें तो ये कितने प्रकार की है? आंसर क्या देना है दोस्तों? 4 प्रकार की है। पहला प्रकार यहाँ पे देखिए कौन सा है। पहले की बात करें तो यहाँ पे जो एक हमारे देश में जो है वो दोस्तों संसदीय कार्यपालिका है, और अध्यक्षात्मक कार्यपालिका अमेरिका में है, और दोहरी कार्यपालिका कहाँ है? फ्रांस में है। और बाहुल्य कार्यपालिका कहाँ है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में है। तो देखिए अध्यक्षीय कार्यपालिका, अध्यक्षीय कार्यपालिका। दूसरा अगर हम बात करें दोस्तों संसदीय कार्यपालिका, संसदीय कार्यपालिका। तीसरे की बात करें तो तीसरा है यहाँ पे, हाँ, अध्यक्षीय कार्यपालिका, संसदीय कार्यपालिका। तीसरे नंबर की बात करें तो दोहरी कार्यपालिका। कौन सी बतानी है? दोहरी कार्यपालिका। और अगर हम थर्ड नंबर की बात करें तो थर्ड नंबर पे हमारा हो जाएगा कौन सी दोस्तों? बाहुल्य कार्यपालिका। क्या होगा? बाहुल्य कार्यपालिका। अब देखो ये है कहाँ? अध्यक्षीय कार्यपालिका का सबसे अच्छा जो उदाहरण मिलेगा दोस्तों आपको एग्जाम्पल, वो आपको ध्यान रखना है, अमेरिका। अमेरिका में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? अध्यक्षात्मक कार्य, अध्यक्षात्मक जो है वो कार्यपालिका भी है, और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था भी है। तो क्या ध्यान रखना है दोस्तों? अमेरिका। संसदीय कार्यपालिका कहाँ कहाँ है? तो दोस्तों एक तो आपको इंडिया ध्यान रखना है, भारत ध्यान रखना है, और दूसरा यहाँ पे ब्रिटेन ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है दोस्तों? ब्रिटेन। अगर हम बात करें दोहरी कार्यपालिका तो कहाँ बता दोगे आप? फ्रांस में बता दोगे। अगर हम बात करें बहुल कार्यपालिका तो ये कहाँ है दोस्तों? स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो अभी हम बात कर रहे थे कार्यपालिका की, और कार्यपालिका में जो कुछ पद हैं जिनमें राष्ट्रपति हैं, जिनमें प्रधानमंत्री है, जिनमें कैग है, और जिसमें अभी मैंने बात की थी जो अटॉर्नी जनरल है, इनकी हमें एक एक करके बात करनी है। यहाँ पे जो राजनीतिक कार्यपालिका है इसमें देखना है दोस्तों, अगर मैं कार्यपालिका की बात करूं तो कार्यपालिका से संबंधित आर्टिकल अभी मैंने बताए थे दोस्तों। आर्टिकल कितने थे? 72 से 78। कितने दोस्तों? अनुच्छेद कितने? 52 से कितने हैं? 78। अब देखो यहाँ पे कार्यपालिका संबंधी जो कौन कौन लोग हैं, किस आर्टिकल की बात करें तो आपको यहाँ ध्यान रखना है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। किस किस को ध्यान रखना है दोस्तों? तो कार्यपालिका से संबंधित 2-3 लोगों को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं राष्ट्रपति, क्या ध्यान रखना है? राष्ट्रपति। इसके बाद देखें दोस्तों तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तीसरे की बात करें दोस्तों तो तीसरा यहाँ पे आपको प्रधानमंत्री को ध्यान रखना है। किसको ध्यान रखना है? प्रधानमंत्री को। चौथे नंबर पे बात करें तो मंत्रिपरिषद को ध्यान रखना है। किसको ध्यान रखना है? मंत्रिपरिषद। और यहीं पर दोस्तों हम पढ़ेंगे जो कौन है? अटॉर्नी जनरल, एजी को पढ़ेंगे, या भारत का महान्यायवादी, महान्यायवादी, महान्यायवादी को देखना है। इसके अलावा महान्यायवादी,
और महान्यायवादी के बाद और हमें जो देखना है दोस्तों, तो यहाँ पे और हमें किसको डिस्कस करना है, तो इसमें जो आपका कैग आएगा वो भी शामिल हो जाएगा, उसको भी हमें देखना है। हालांकि जो न्यायपालिका है वो 79 से लेके आपको कहाँ तक मिल जाएगी, 70, यहाँ विधायिका 79 से कहाँ तक मिलेगी दोस्तों, 123 तक, और न्यायपालिका है वो 124 से 147 तक मिलेगी, 148 से 151 तक आपको क्या मिल जाएगा, कैग के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अब देखो ये जो कार्यपालिका है इसमें हमें आज जो डिस्कस करना है दोस्तों, राष्ट्रपति को करना है, और इससे संबंधित अनुच्छेद कितने हैं, तो आर्टिकल आपको ध्यान रखना है 52 से लेके कहाँ तक है दोस्तों, 52 से आपको ध्यान रखना है 61 तक, जिनको दोस्तों हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर मैं आर्टिकल 62 की बात करूं, 62 की बात करूं, तो वो भी इसी से संबंधित है। 62 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों से ही संबंधित है, तो चाहे उसको आप इसमें पढ़ लो या उसमें पढ़ लो, एक ही बात है। अब देखो यहाँ किस आर्टिकल में क्या है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन बनता है, बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन बनता है, जो हमको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे आज मैं आपको ये जो आर्टिकल है राष्ट्रपति से संबंधित, उसको आप याद करवाऊंगा, और कल उनके बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगा, विस्तार से मैं चर्चा करूंगा दोस्तों। तो आज देखिए इसको हम याद किस तरीके से करते हैं। यहाँ पे देखें, अगर मैं आर्टिकल की बात करूं तो कार्यपालिका मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ आर्टिकल एक बार फिर देख लीजिए, 52 से लेके 78, यहाँ पे 79 से आपको बताने हैं 123, यहाँ पे 124 से आपको बताने हैं 148, 147, और इसमें आपको बताना है 148 से 151 तक। पहली बात तो इससे संबंधित आर्टिकल पूछे जाते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति से संबंधित जो आर्टिकल हैं वो 52 से लेके 61 तक हैं, और इसमें कौन से में कौन सी बात है, एक जनरल सा सामान्य सा क्वेश्चन बनता है, और अगर आपने इसको बहुत अच्छे से देख लिया एक बार, तो यहाँ से लगभग आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन इनका जो मैं विस्तार से जो वर्णन करूंगा, इन पे हम गहराई से जो बात करेंगे दोस्तों, वो कल करेंगे, क्योंकि आज टाइम कम पड़ जाएगा। इनको हम एक बार समरी के रूप में देख लेते हैं। अगर दोस्तों यहाँ पे बात करें, पका से मतलब है, पा से मतलब है पद, यानी कि जो राष्ट्रपति का एक पद होगा, किस आर्टिकल में है, अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 क्या कहता है कि भारत में ही एंड सी क्या होगा, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, उसके लिए क्या होगा, एक राष्ट्रपति का पद होगा। यह बात कहाँ लिखी है, तो अनुच्छेद 52 में लिखी है। यहाँ पे ध्यान रखना है, पहले पे आर्टिकल लिख रहा हूं मैं, अनुच्छेद 52। तो 52 में क्या लिखा है कि राष्ट्रपति का एक क्या होगा दोस्तों, पद होगा। प्रेसिडेंट का पद क्या दे रखा है, प्रेसिडेंट का एक पद होगा। यहाँ पे ध्यान रखना, एक ही पद होगा, एक से ज्यादा नहीं है, ये भी ध्यान रखना। अगर मैं बात करूं, ये अनुच्छेद 53 है, और ये अनुच्छेद 53 का से आपको क्या ध्यान रखना है, राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी शक्ति, यानी जो प्रेसिडेंट हैं, प्रेसिडेंट की कार्यपालिका संबंधी कार्यपालिका संबंधी शक्तियों की बात करता है। कार्यपालिका संबंधी यानी कि कार्यपालिका जो संबंधी शक्तियां हैं वो समस्त शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी। ये कहाँ लिखा है, तो अनुच्छेद आपको 53 बताना है, यानी कि लिख दे रहा हूं दोबारा, यानी कि कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में, प्रेसिडेंट में निहित होंगी। किसमें निहित होंगी दोस्तों, राष्ट्रपति में निहित होंगी। पहली लाइन तो ये ध्यान रखनी है। लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पे किया जाएगा। मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाएगा। फिर से सुनिए आप, जो अनुच्छेद 52 है उसमें क्या लिखा है कि भारत में राष्ट्रपति के लिए एक पद होगा, और ये जो राष्ट्रपति होगा
ये महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है। और यहाँ पे अनुच्छेद 53 में क्या लिखा है, अनुच्छेद 53 जो बात करता है कार्यपालिका संबंधी शक्तियों की बात करता है। और यहाँ पे लिखा है कि कार्यपालिका संबंधी जो समस्त शक्तियाँ हैं वो किसमें होंगी, राष्ट्रपति में निहित होंगी। लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग दोस्तों जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। ये जो मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा, यही शक्तियां राष्ट्रपति को नाम मात्र का यहाँ अध्यक्ष है वो बना देती हैं। या जो वास्तविक है यहाँ पे, वास्तविक कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। क्योंकि यहाँ पे जो राष्ट्रपति है वो स्वतंत्र नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है सीधा सीधा कि राष्ट्रपति इन शक्तियों का जो प्रयोग है वो मंत्रिपरिषद के सलाह पर करेगा। यही कारण है कि जो राष्ट्रपति जो राष्ट्र का अध्यक्ष है, ये नाम मात्र का अध्यक्ष ये आर्टिकल राष्ट्रपति जी को बना देता है। ये बातें आप ध्यान रखना। आगे देखें, अगर हम 53 हो गया, अगर हम 54 की बात करें तो 54 जो बात करता है वो निर्वाचक मंडल की बात करता है। किसकी दोस्तों, निर्वाचक मंडल। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद आपको 54 बताना है। और निर्वाचन की जो रीति है, क्या है दोस्तों, निर्वाचन की रीति है वो अनुच्छेद 55 में है। अनुच्छेद 55 में क्या है, निर्वाचन की रीति। फिर से सुन लो, आप बता दे रहा हूं मैं यहाँ पे कि अनुच्छेद दोस्तों जो 54 है वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की बात करता है, यानी कि उन लोगों की बात करता है जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करेंगे। राष्ट्रपति को कौन कौन वोट देगा ये आर्टिकल आपको 54 बताएगा। और इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन होगा, संसद के निर्वाचित सदस्य होंगे। किसके दोस्तों, संसद के निर्वाचित सदस्य। इसके बाद जो राज्यों की विधानसभा है, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, विधानसभा जो राज्यों की विधानसभा है इसके निर्वाचित सदस्य होंगे। इसके अलावा जो विधानसभाएं जो आपके यूटी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन केंद्र शासित प्रदेशों में अगर हम बात करें दिल्ली, पांडिचेरी और वर्तमान में जम्मू कश्मीर, इसमें भी विधानसभाएं हैं, तो यहाँ के निर्वाचित सदस्य भी इसमें भाग लेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है अनुच्छेद 54 में। 55 में निर्वाचन की रीति, और निर्वाचन की रीति क्या है, एकल संक्रमणीय आनुपातिक या समानुपातिक जो भी लिखा हो, आनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति द्वारा, नेक्स्ट देखिए, ये जो अनुच्छेद 56 है ये किसकी बात करता है, कार्यकाल की बात करता है। किसकी बात करता है अनुच्छेद 56 दोस्तों, तो ये राष्ट्रपति हैं, इनके कार्यकाल की बात करता है। और ये कार्यकाल कितना है दोस्तों, 5 वर्ष। आपने सुना होगा। यहाँ पे ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति अगर बीच में चुनाव करना पड़ जाए राष्ट्रपति जी का, तो ये शेष अवधि के लिए नहीं चुने जाते हैं, ये पूर्णकालिक होते हैं। सिर्फ आगे की जो 5 वर्ष हैं उन 5 वर्षों के लिए चुने जाएंगे। जैसे आपने ग्राम प्रधान देखा होगा, जो विधानसभाओं के सदस्य हैं वो आपने देखे होंगे, एमएलए एमपी देखे होंगे कि अगर बीच में किसी का निधन हो जाए तो बाकी जो नया जो बनता है, जो उपचुनाव जो होते हैं उसमें वो क्या पूरे 5 वर्ष को नहीं होता है, वो शेष अवधि के लिए होता है। किसी की अगर 4 साल रह गई हैं तो 4 साल के लिए, 2 वर्ष अगर किसी की रह गई है तो 2 वर्ष के लिए चुनाव होता है। लेकिन राष्ट्रपति का जो चुनाव है दोस्तों वो पूरे के पूरे 5 वर्ष के लिए होता है। यह बात आप यहाँ पे ध्यान रखनी है। और कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, 5 वर्ष होता है। इन पे दोस्तों मैं प्रत्येक आर्टिकल जितने भी हैं उन पे मैं विस्तार से चर्चा करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, नहीं वीडियो लंबी हो जाएगी। यहाँ पे जो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं और पूछे गए हैं, उनको भी दोस्तों आपको पकड़ के चलना है। फिर देखिए, अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति का पद की बात करता है। अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति में जो कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, लेकिन इन शक्तियों का प्रयोग यह मंत्रिपरिषद की सलाह पे करेगा। यहाँ पे अगर 54 की बात करें तो निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है। और निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है, तो मैंने आपको बताया था जो लोकसभा और राज्यसभा है इसके निर्वाचित सदस्य शामिल हैं, जो मनोनीत हैं वो शामिल नहीं हैं। जो राज्यों की विधानसभा हैं उनके विधानसभा के सदस्य शामिल हैं, लेकिन एंग्लो इंडियन जो लोकसभा में मनोनीत होते हैं 2, और एंग्लो इंडियन जो राज्यों में 1 मनोनीत होता है वो इसमें शामिल नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? उसका कारण ये है कि अगर हम एंग्लो इंडियन की बात करें, जो लोकसभा में मनोनीत हो रहे हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा ही मनोनीत होते हैं, और राष्ट्रपति का अगर वो चुनाव करेंगे तो ये एक तरीके से हितों का टकराव है। और अगर जो राष्ट्रपति का चुनाव जो राज्य के एंग्लो इंडियन हैं वो अगर मत देते हैं चुनाव में, तो यहाँ फिर हितों का टकराव है, क्योंकि ये चुनाव किसका हो रहा है? राष्ट्रपति का। और राष्ट्रपति ने नियुक्ति किसकी की? राज्यपाल की। और राज्यपाल ने नियुक्ति किसकी की? राज्यों में जो एंग्लो इंडियन है उसकी। तो यहाँ फिर दोबारा से ये हितों का टकराव है। इसलिए ये जो विधानसभा में एंग्लो इंडियन हो चाहे लोकसभा में एंग्लो इंडियन हो, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे। दूसरी बात, अगर कोई ऐसा एंग्लो इंडियन जो चुनाव लड़के आया है, चुनाव जीत के आया है, वो चुनाव में भाग ले सकता है, लेकिन निर्वाचित जो एंग्लो इंडियन हैं वही चुनाव में भाग लेंगे। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में दोस्तों भाग नहीं लेते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल अनुच्छेद 56 में है, और कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष होता है। हालांकि इसकी बात मैं डिटेल में करूंगा कि 5 वर्ष से ज़्यादा कब बढ़ाया जाता है, 5 वर्ष से कब किस स्थिति में ख़त्म होता है, इसकी बात हम करेंगे। निर्वाचन की रीति, तो यहाँ ध्यान रखना है, एकल, संक्रमणीय, आनुपातिक, गुप्त मतदान पद्धति द्वारा। तो एकल का मतलब मैं आपको बताऊंगा, संक्रमणीय का मतलब क्या होता है आपको पूरा का पूरा चुनाव मैं करवाऊंगा। द्रौपदी मुर्मू का चुनाव मैं आपको यूट्यूब पर यहाँ पे ऑनलाइन करवा दूंगा, आप टेंशन ना लें दोस्तों। अगर हम बात करें अनुच्छेद 57, तो जो 57 है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि जो पुनः निर्वाचन की बात करता है कि एक जो व्यक्ति है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि कितनी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, तो आपको बताना कितनी ही बार लड़ सकता है। और यह बात कहाँ लिखी है दोस्तों? अनुच्छेद 57 में लिखी है, जो कि पुनः निर्वाचन की बात करता है। अगर हम दोस्तों बात करें अनुच्छेद 57 के बाद 58 किसकी बात करता है अनुच्छेद? तो यहाँ आपको बताना है दोस्तों, अनुच्छेद 58 में योग्यताओं की बात करता है कि जो प्रेसिडेंट है उसकी योग्यता क्या होगी। और योग्यता क्या यहाँ लिखी हुई है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। योग्यता की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पहली बात लिखी है कि वह भारत का नागरिक हो। अब कुछ किताबों में या आपको कुछ जगह लिखा मिल जाएगा मूल रूप से भारत का नागरिक हो, या वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो जिसका जन्म भारत में हुआ हो। तो ऐसी शब्दावली इस आर्टिकल में लिखी हुई नहीं है। यहाँ सिर्फ इतना ही लिखा है कि व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो। और यहाँ पे ये लिखा है कि व्यक्ति जो है जो व्यक्ति है वो व्यक्ति का जन्म कहीं भी हुआ हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या हो दोस्तों? भारत का नागरिक हो। ये बात हमें ध्यान रखनी है कि केवल और केवल भारत का नागरिक होना चाहिए। ये बात लिखी हुई है योग्यता में, पहली लाइन। दूसरी लाइन ये लिखी है कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी कि न्यूनतम आयु राष्ट्रपति की दे रखी है, लेकिन अधिकतम आयु यहाँ पे नहीं है। इस बात का ध्यान रखना। अगर आगे पॉइंट देखें, थर्ड पॉइंट ये लिखा है लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और चौथा पॉइंट लिखा है कि वह लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद क्या होते हैं, इन सारे मुद्दों पर हम डिस्कस करेंगे, आप टेंशन ना लें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें अनुच्छेद 58 आपको समझ में आ गया होगा। 4 बातें हो गई, भारत का नागरिक हो। दूसरी बात 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरी बात लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लोकसभा सदस्य ना हो। चौथी बात लाभ के पद पर ना हो। क्या लाभ के पद हैं उनकी हम बात करेंगे दोस्तों। अगर अनुच्छेद हम बात करें 59, तो ये शर्तों की बात करता है। शर्तें क्या? राष्ट्रपति अगर चुनाव जीत गए उसके बाद किस पद पर वो नहीं जा सकते, क्या क्या नहीं कर सकते, वो कहाँ मिल जाएगा आपको? अनुच्छेद 59 में मिल जाएगा, 59 में मिल जाएगा। ये अर्हताएं जिन्हें हम कहते हैं, कंडीशन जिसको हम कहते हैं, उसको हम शर्त या कंडीशन, तो वो कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों? यहाँ पे 59 में है। अगर हम बात करें दोस्तों शपथ, तो शपथ किस में है दोस्तों? अनुच्छेद 60 में है। और राष्ट्रपति शपथ किसकी लेते हैं? संविधान की रक्षा और जन कल्याण की शपथ लेते हैं। ये बात कहाँ लिखी है? अनुच्छेद 60 में लिखी है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि अनुसूची जो 3 है, अनुसूची 3,
अनुसूची 3 का संबंध किससे है? अनुसूचियां मैंने पढ़ाई थी, अनुसूची 2 का संबंध किससे है? तो आपको पता होगा दोस्तों कि अनुसूची फर्स्ट मैंने बताई थी राज्यों की बात करती है, अनुसूची 2 जो संवैधानिक पदाधिकारी उनके वेतन की बात करती है, अनुसूची 3 संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ की बात करती है, और यहाँ पे जो राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है वो इससे संबंधित आर्टिकल में है, और वो कौन से में है दोस्तों? अनुच्छेद 60 में है। ये अनुच्छेद 61 की बात करें दोस्तों, 61 की बात करें तो ये महाभियोग प्रक्रिया की बात करता है, राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट किस तरीके से लाया जाएगा इसकी बात करता है, यानी कि मिसबिहेवियर, यानी किस आधार पे लाया जाएगा। तो यहाँ पे एक ही बात ध्यान रखनी है, जो मिसबिहेवियर या कदाचार के आधार पर जो महाभियोग लाया जाता है ये जजों के विरुद्ध लाया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें दोस्तों राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति के विरुद्ध ये जो कदाचार है, मिसबिहेवियर है, इसके आधार पर नहीं लाया जाता। राष्ट्रपति के लिए अगर जो हमें महाभियोग लाना है तो उसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है, संविधान का उल्लंघन, यानी कि जो संविधान है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका उल्लंघन करने पर या संविधान के अनुसार शासन ना चलाने पर ही राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग आता है। जबकि कदाचार वगैरह या अक्षमता, इसके आधार पर जो महाभियोग आता है वो कोर्ट के जो जजेज होते हैं उनको हटाने के संबंध में आता है। यहाँ मिसबिहेवियर की बात करें, कदाचार की बात करें, वो शब्द यहाँ पे नहीं है। यहाँ शब्द दोस्तों कौन से हैं? यानी कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का उल्लंघन करने पर ही यहाँ पे क्या होगा? महाभियोग राष्ट्रपति के खिलाफ लाया जाता है। कल दोस्तों हम एक एक आर्टिकल की फिर से बात करेंगे, एक एक अनुच्छेद को फिर से उठाएंगे। आप पहले याद करिए, मैंने बड़ी आसानी से आपको बताया। पका, चुनरी का पुनर्योग, शर्त, शपथ, महाभियोग। पा से मतलब पद, अनुच्छेद 52। का से मतलब राष्ट्रपति में कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, अनुच्छेद 53। निर्वाचक मंडल, अनुच्छेद 54। निर्वाचन की रीति, अनुच्छेद 55। अगर हम अनुच्छेद 56 की बात करें तो कार्यकाल। अनुच्छेद 57 की बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 57 में कोई राष्ट्रपति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है ये दे रखा है। 58 की बात करें तो योग्यता दे रखी है। 59 की बात करें तो कंडीशन या शर्त दे रखी है। अगर 60 की बात करें तो शपथ दे रखी है। और 61 की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख कर रखा है। हालांकि महाभियोग से संबंधित आर्टिकल 56 भी है, उस पर दोस्तों मैं कल डिस्कस करूंगा। कल विस्तार से फिर मिलते हैं आपके साथ इन पे डिस्कस करने के लिए, विस्तार से चर्चा करने के लिए। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।